सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ पर वक्त का कोई मतलब नहीं, जहाँ हर कोने में भटकती हुई आत्मा और खतरनाक डीमंस छुपे बैठे हैं। और अगर गलती से तुम उस दुनिया में चले गए तो शायद कभी वापस आ ना सको। इंसिडियस फ्रेंचाइज की सबसे बड़ी मिस्ट्री कोई हॉन्टेड हाउस या कोई एक डीमन नहीं, बल्कि एक ऐसी डार्क डायमेंशन है जिसे दी फर्दर कहा जाता है। आज हम इंसिडियस फ्रेंचाइज की कंप्लीट टाइमलाइन को डिकोड करने वाले हैं। स्टोरी असल में किस मूवी से शुरू होती है, हर फिल्म का कनेक्शन क्या है और दी फर्दर का असली सच क्या है। वीडियो के एंड तक आप इंसिडियस यूनिवर्स का हर मिस्ट्री और हर कनेक्शन पूरी तरह समझ चुके होंगे। कैसे हो दोस्तों, आप देख रहे हो ब्लैक स्क्रीन, जहाँ पे हम सिर्फ हॉरर मूवीज के बारे में बात नहीं करते, उनके पीछे छुपे हर राज को भी समझते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इंसिडियस की कहानी 2010 वाली पहली रिलीज मूवी से शुरू होती है, लेकिन सच कुछ और है। अगर आप रिलीज ऑर्डर फॉलो करोगे तो टाइमलाइन समझना काफी कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंचाइज बार बार पास्ट और फ्यूचर के बीच जंप करती है। इसीलिए आज हम रिलीज ऑर्डर नहीं बल्कि स्टोरी के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फ्रेंचाइज को समझेंगे। और इस टाइमलाइन के हिसाब से कहानी की असली शुरुआत होती है इंसिडियस चैप्टर 3 से। यह एक प्रीक्वल है जहां लैम्बर्ट फैमिली की मेन स्टोरी शुरू होने से पहले की इवेंट्स दिखाई जाते हैं। लेकिन चैप्टर 3 की कहानी समझने से पहले हमें समझना होगा दी फर्दर आखिर है क्या। दी फर्दर कोई हॉन्टेड हाउस नहीं है और ना ही ये नरक है। ये एक अंधेरी एस्ट्रल डायमेंशन है जहां अनेक रेस्टलेस स्पिरिट्स और पावरफुल डीमंस मौजूद हैं। ये एंटिटीज अपनी दुनिया से बाहर निकलकर इंसानी बॉडी पर कब्जा करना चाहती हैं, लेकिन सवाल ये है वो इंसानों तक पहुंचती कैसे हैं। इसका जवाब है एस्ट्रल प्रोजेक्शन। कुछ लोगों में बचपन से ही एक रेयर एबिलिटी होती है, वो सोते वक्त अपनी बॉडी से सोल को अलग करके दी फर्दर में ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन अगर उनकी सोल वापस बॉडी तक ना पहुंच पाए तो बॉडी खाली रह जाती है, और वही मौका होता है जब कोई इविल स्पिरिट उस बॉडी को अपना घर बना लेती है। और यही कंसेप्ट पूरी इंसिडियस फ्रेंचाइज की फाउंडेशन है। अब जब आप दी फर्दर का असली कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो वक्त आ गया है टाइमलाइन की पहली मूवी इंसिडियस चैप्टर 3 की कहानी शुरू करने का। इसी मूवी से वो सफर शुरू होता है जो आगे चलकर लैम्बर्ट फैमिली की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं इंसिडियस चैप्टर 3। इंसिडियस टाइमलाइन की शुरुआत होती है एक टीनेज लड़की क्वीन ब्रेनर से। क्वीन अपनी माँ को कुछ समय पहले खो चुकी होती है और वो उससे एक बार फिर से बात करना चाहती है। इसी वजह से वो मशहूर साइकिक एलिस रैनर के पास जाती है। एलिस क्वीन की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन सेशन के दौरान उसे महसूस होता है कि क्वीन की माँ नहीं बल्कि कोई और इविल स्पिरिट उसे फॉलो कर रही है। एलिस क्वीन को एक ही वार्निंग देती है, दोबारा कभी इस स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुमने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जिसे बंद करना बहुत मुश्किल होगा। क्वीन एलिस की बात नहीं मानती। कुछ ही दिन बाद उसके साथ अजीब चीजें होने लगती हैं। हर रात उसे एक डरावनी शैडो नजर आती है। धीरे धीरे वो शैडो उसके और करीब आने लगती है। एक एक्सीडेंट के बाद क्वीन हॉस्पिटल पहुंच जाती है। उसकी बॉडी कमजोर हो जाती है और इसी का फायदा उठाता है एक खतरनाक स्पिरिट, द मैन हु कांट ब्रीथ। ये डीमन क्वीन के बॉडी पर कब्जा करना चाहता है। हर रात वो उसकी सोल को द फर्दर की तरफ खींचने लगता है। एलिस पहले ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन छोड़ चुकी थी। अपने पति के मौत के बाद वो स्पिरिट से दूर रहना चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि क्वीन की जान सच में खतरे में है तो वो अपना डर साइड पर रखकर एक बार फिर दी फर्दर में जाने का फैसला करती है। इस मिशन में उसके साथ दो लोग जुड़ते हैं, स्पेक्स और टक्कर। ये दोनों आगे चलकर इंसिडियस फ्रेंचाइज के परमानेंट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन जाते हैं। एलिस अपनी एस्ट्रल प्रोजेक्शन की पावर का यूज करके दी फर्दर में एंट्री करती है। वहाँ उसका सामना द मैन हु कांट ब्रीथ से होता है। काफी मुश्किलों के बाद वो क्वीन की सोल को बचा लेती है और उस डीमन को हरा देती है। इस मिशन के बाद एलिस समझ जाती है कि उसकी असली जिम्मेदारी लोगों को इविल स्पिरिट से बचाना है, और यहीं से वो दोबारा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन जाती है। लेकिन एलिस को उस वक्त बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका सबसे खतरनाक केस अभी बाकी है। एक ऐसा केस जो उसके बचपन से जुड़ा हुआ था।
और वही केस हमें ले जाती है टाइमलाइन की अगली मूवी इंसिडियस द लास्ट की। टाइमलाइन की अगली मूवी है इंसिडियस द लास्ट की। ये कहानी चैप्टर 3 के कुछ साल बाद की है और इस बार खतरा किसी अनजान फैमिली पर नहीं बल्कि खुद एलिस रायनर के पास से जुड़ा हुआ है। एक दिन एलिस को न्यू मैक्सिको के 5 किड्स नाम के शहर से मदद की कॉल आती है। जब वो एड्रेस देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये वही घर होता है जहां उसने अपना पूरा बचपन गुजारा था। मूवी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है जहां हमें पता चलता है कि एलिस बचपन से ही स्पिरिट को देख सकती थी, लेकिन उसका बाप इस बात पर कभी यकीन नहीं करता था। वो एलिस को सजा देता था और उसकी बातों को झूठ समझता था। एक दिन एलिस बेसमेंट में बंद एक लाल दरवाजा खोल देती है। उसे लगता है वो किसी की मदद कर रही है, लेकिन असल में उसने एक बहुत ही खतरनाक डीमन को आजाद कर दिया था। उस डीमन का नाम था कीफेस। कीफेस एक नॉर्मल घोस्ट नहीं है। ये लोगों का सबसे बड़ा डर और गिल्ट का फायदा उठाता है। वो उनकी आवाज छीन लेता है ताकि वो कभी सच बोल ही ना सके। सालों बाद जब एलिस अपने पुराने घर लौटती है तो उसे समझ आता है कि कीफेस अब भी वही मौजूद है और कई मासूम लोग उसकी वजह से तकलीफ झेल चुके हैं। एलिस फिर एक बार द फर्दर में जाती है। इस बार उसका सामना सिर्फ कीफेस से ही नहीं बल्कि अपने बचपन के दर्द से भी होता है। काफी मुश्किलों के बाद वो कीफेस को हरा देती है और उसके कब्जे में फंसे लोगों को आजाद करा देती है। इसी मिशन के दौरान एलिस को अपने गुजरे हुए पास्ट से भी क्लोजर मिलता है। मूवी के एंडिंग में एलिस को एक नया फोन कॉल आता है। 2 लोग बताते हैं कि उनके बेटे के साथ कुछ अजीब हो रहा है। ये और कोई नहीं जॉश लैम्बर्ट और रेने लैम्बर्ट होते हैं और यहीं से शुरू होती है इंसिडियस फ्रेंचाइज की मेन स्टोरी, जो हमें ले जाती है 2010 में रिलीज हुई इंसिडियस की तरफ। अब तक हमने समझा कि द फर्दर क्या है और एलिस कैसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनी, लेकिन अब शुरू होने वाली है वो कहानी जिसने इंसिडियस को दुनिया की सबसे आइकॉनिक फ्रेंचाइज में से एक बना दिया। अब टाइमलाइन हमें लेकर आती है ओरिजिनल इंसिडियस पर जो 2010 में रिलीज हुई थी। जॉश लैम्बर्ट, उसकी वाइफ रेनाई और उनके 3 बच्चे एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद घर में अजीब आवाजें, दरवाजाओं का खुद खुलना और परछाई दिखाई देने लगती हैं। एक दिन उनका बेटा डेल्टन एटिक में चढ़ता है। वहाँ उसे कुछ अजीब महसूस होता है और वो नीचे गिर जाता है। चोट ज्यादा बड़ी लगती नहीं, लेकिन अगले ही दिन डेल्टन उठता ही नहीं। डॉक्टर के हिसाब से वो कोमा में था, लेकिन असल सच कुछ और ही था। डेल्टन असल में कोमा में नहीं था। बचपन से ही उसके अंदर भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन की वही पावर थी जो उसके अंदर थी। सोते वक्त उसकी सोल द फर्दर में बहुत दूर तक चली गई और वापस बॉडी तक लौट ही नहीं पाई। जब डेल्टन की बॉडी खाली रह गई तब द फर्दर के कई सारे घोस्ट और डीमंस उसके बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे। इसी वजह से लैम्बर्ट फैमिली के घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और भी ज्यादा बढ़ने लगती हैं। इन सब के पीछे था फ्रेंचाइज के सबसे आइकॉनिक विलेन रेड फेस डीमन, जिसे लिपस्टिक डीमन भी कहा जाता है। ये डीमन डेल्टन के बॉडी पर कब्जा करना चाहता था। वो धीरे धीरे डेल्टन की सोल को द फर्दर में खींच रहा था। जितना ज्यादा वक्त बीत रहा था उतना ही डेल्टन का वापस आने का चांस कम होता जा रहा था। परेशान होकर रेनाई दोबारा एलिस रेनर को बुलाती है। एलिस जैसे ही जॉस को देखती है उसे एक पुरानी बात याद आ जाती है। जॉस भी बचपन में एस्ट्रल प्रोजेक्शन करता था। वो भी बार बार द फर्दर में चला जाता था। इसी वजह से एक बहुत ही खतरनाक स्पिरिट उसके पीछे पड़ गई थी। यही थी ब्राइड इन ब्लैक, जिसे ब्लैक ब्राइड भी कहा जाता है। बचपन में एलिस ने जॉस के मेमोरी को सरप्रेस कर दिया था ताकि वो द फर्दर से हमेशा के लिए दूर रहे। अब डेल्टन के गायब होने के बाद अपनी वही पावर दोबारा यूज करनी पड़ेगी। जॉस अपनी सोल को बॉडी से अलग करके द फर्दर में एंटर करता है। वहाँ हर तरफ अंधेरा, भटकती हुई आत्माएं और खतरनाक डीमंस होते हैं। काफी मुश्किलों के बाद जॉस को डेल्टन मिल जाता है। दोनों मिलकर वापस अपने बॉडी की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त रेड फेस डीमन उनका पीछा करता है। जॉस किसी तरह डेल्टन को उसकी बॉडी तक पहुंचा देता है।
और डेल्टन होश में आ जाता है। सबको लगता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन असली हॉरर अब शुरू होता है। जब जॉस द फादर से वापस लौट रहा था, तब एक इविल स्पिरिट उसकी बॉडी में घुस जाती है। जॉस की बॉडी द फादर में फंस जाती है और उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेती है ब्राइड इन ब्लैक। और इसी शॉकिंग ट्विस्ट के साथ पहली इंसिडियस मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि चैप्टर 2 में पता चलता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था, जो उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ एक ही टाइम लूप का हिस्सा था। चैप्टर 2 बिल्कुल वहीं से शुरू होती है जहां पहली मूवी खत्म हुई थी। डेल्टन होश में आ चुका है। फैमिली को लगता है सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी भी उनके साथ ही है, क्योंकि जो इंसान द फादर से लौट कर आया है वो जॉस लैम्बर्ट नहीं है। जॉस का बिहेवियर धीरे धीरे बदलने लगता है। वो अजीब आवाजें सुनता है, गुस्से में रहने लगता है और बिना वजह लोगों पर हमला करने लगता है। रेने को लगता है कि जॉस के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। जब एलिस के पुराने असिस्टेंट स्पैक्स और टकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, तो उन्हें एक हैरान कर देने वाला सच पता चलता है। जॉस के बॉडी को कब्जा किया हुआ है ब्राइड इन ब्लैक ने, जबकि असली जॉस का सोल द फादर में अभी भी फंसी हुई है। अब मूवी का सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट शुरू होता है। द फादर में वक्त सीधी लाइन में नहीं चलता, वहाँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ मौजूद होते हैं। इसी वजह से जॉस जब द फादर में घूम रहा होता है, तब वो अपने ही पास्ट के कई सीन्स देख लेता है। उसे समझ आ जाता है कि पहली मूवी में रेना को जो अजीब शेडो दिख रही थी, उनमें से कुछ कोई और नहीं बल्कि खुद जॉस था। यानी कि जिस घोस्ट को हम पहली मूवी में देख रहे थे, वो असल में फ्यूचर वाला जॉस था, जो अपने परिवार तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। यही ट्विस्ट पूरी इंसिडियस फ्रेंचाइज को एक परफेक्ट टाइम लूप में जोड़ देता है। लेकिन जॉस अकेला नहीं था द फादर में। उसकी मुलाकात एलिस रानर की सोल से होती है। याद रहे, पहली मूवी में एलिस की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसकी सोल अब भी द फादर में मौजूद थी। एलिस जॉस की मदद करती है और बताती है कि ब्राइड इन ब्लैक असल में कौन है। ब्राइड इन ब्लैक का असली नाम पार्कर केन था। बचपन में उसकी माँ उसके साथ बहुत ही गलत और क्रूअल बिहेवियर करती थी। वो उसे लड़कियों की तरह कपड़े पहनाती थी और उसकी सोच को कंट्रोल करती थी। इसी ट्रॉमा की वजह से पार्कर की जिंदगी बर्बाद हो गई। मरने के बाद भी उसकी डिस्टर्ब सोल ब्राइड इन ब्लैक के रूप में द फादर में भटकती रही और वो जॉस की बॉडी पर कब्जा करके हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहती थी। जॉस और एलिस मिलकर पार्कर केन का सामना करते हैं। एलिस उसे उसके पास का सच दिखाती है। पार्कर को एहसास होता है कि वो सालों से अपनी माँ के डर में जी रहा था। जैसे ही पार्कर अपने माँ के कंट्रोल से आजाद होता है, उसकी सोल भी शांत हो जाती है। उसी पल जॉस अपनी बॉडी वापस हासिल कर लेता है। लैम्बर्ट फैमिली एक बार फिर एक साथ आ जाती है और सबको लगता है कि उनका नाइटमेयर हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन द फादर कभी किसी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। कई सालों बाद डेल्टन कॉलेज पहुंचता है और दबाई हुई यादें फिर से लौटने लगती हैं। इसी के साथ शुरू होती है फ्रेंचाइज की आखिरी फिल्म इंसिडियस द रेड डोर। चैप्टर 2 के लगभग 9 साल बाद की कहानी है। डेल्टन अब बड़ा हो चुका है और कॉलेज ज्वाइन करने जा रहा है। जॉस और डेल्टन दोनों की द फादर से जुड़ी यादें हाइप्नोसिस की वजह से दब चुकी हैं, इसलिए उन्हें अपने साथ हुई पैरानॉर्मल चीजें याद ही नहीं रहती। लेकिन यादें भुलाई जा सकती हैं, मिटाई जा नहीं सकती। कॉलेज में डेल्टन अपने आर्ट क्लास के लिए पेंटिंग बनाना शुरू करता है। जैसे जैसे वो पेंट करता है, उसके सबकॉन्शियस में दबी हुई यादें बाहर आने लगती हैं। उसके कैनवास पर बार बार एक ही चीज नजर आती है, एक लाल दरवाजा। इसी के साथ द फादर का दरवाजा दोबारा खुल जाता है। डेल्टन और जॉस दोनों को फिर से अजीब सपने और पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होने लगते हैं। जॉस समझ जाता है कि अगर इस बार भी वो भागा तो द फादर हमेशा के लिए उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसीलिए इस बार जॉस और डेल्टन मिलकर द फादर में वापस जाने का फैसला करते हैं। बाप और बेटा एक साथ उस अंधेरी दुनिया में एंटर करते हैं, जहां रेडफेस डीमन सालों से उनका इंतजार कर रहा था।
डेल्टन को समझ आ जाता है कि डीमन की असली ताकत उसके डर में है। अगर वो डरना बंद कर दे तो डीमन कमजोर पड़ जाएगा। जॉस अपने बेटे को बचाने के लिए डीमन का सामना करता है, जबकि डेल्टन हिम्मत दिखाकर रेड डोर को हमेशा के लिए बंद कर देता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, रेड फेस डीमन की पकड़ टूट जाती है। जॉस और डेल्टन सही सलामत अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। इंसीडियस सिर्फ घोस्ट और डीमंस की कहानी नहीं है, ये एक फैमिली की कहानी है, जहां डर, गिल्ट और पास्ट का सामना करना ही असली जीत है। जॉस ने अपने बचपन के डर का सामना किया, डेल्टन ने अपने अंदर के फियर को हराया, और इसी वजह से लैम्बर्ट फैमिली आखिरकार द फादर की कर्ज से आजाद हो गई। अगर पूरी टाइमलाइन को एक लाइन में समझें तो ऑर्डर कुछ इस तरह है। इसी ऑर्डर में देखने पर पूरी स्टोरी बिना किसी कंफ्यूजन के समझ आती है। तो दोस्तों, ये थी इंसीडियस फ्रेंचाइज की कंप्लीट टाइमलाइन। अब आप समझ चुके होंगे कि कहानी असल में कहां से शुरू हुई, हर मूवी एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है और द फादर का असली राज क्या था। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि अगली कंप्लीट टाइमलाइन किस हॉरर फ्रेंचाइज की देखना चाहेंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगले हॉरर मिस्ट्री के साथ। तब तक याद रखिए, कुछ दरवाजे कभी खोलने नहीं चाहिए।